Hello students. Today I am going to explain you about the international trade and the topic is import procedure. Whenever goods are imported from other country, so that is import. So here we have to go through the step by step for the import process. So here international trade में दो चीज़ें होती है. So that one is of import and the other is of export. तो goods जब फॉरेन में सेंड की जाती है तो वो एक्सपोर्ट होता है. हमारे कंट्री से फॉरेन में हम जब सेंड करते हैं गुड्स को, सो दैट इज एक्सपोर्ट. वेन एवर गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, सो इट इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट. बाहर से सामान हमारे कंट्री में आता है, सो दैट इज इम्पोर्ट. तो ये दोनों का प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है, तो ये खास याद रखना है. 5 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं, वैसा क्वेश्चन है. इम्पोर्ट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग होता है. तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये इसी तरीके से आपको लिखना होगा. सो हियर फर्स्ट इज ऑब्टेन इम्पोर्ट लाइसेंस. तो पहले तो हमें इम्पोर्ट लाइसेंस अवेल करवाना होगा. इफ़ द इम्पोर्टर वॉन्ट टू इम्पोर्ट द गुड्स, बाहर से अगर सामान हमें हमारे कंट्री में लाना है तो गुड्स लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आइटम्स एंड सर्विसेज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिस्ट में हमारे जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स है या नहीं है वही चीज़ हम इम्पोर्ट करवा सकते हैं. ओके, एंड हैज़ टू ऑब्टेन द ओपन जनरल लाइसेंस, दैट इज़ OGL. तो ये जो है वो इजी हो जाता है. जो गवर्नमेंट के लिस्ट के अंदर है, रजिस्ट्रार के पास, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रार होता है, उसके पास गवर्नमेंट का लिस्टिंग होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर सकते हैं. तो उसमें वो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, देन ओनली वी कैन इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज. और उसके लिए ओपन जनरल लाइसेंस अवेल करवाना है. बट इफ़ द इम्पोर्टर वांट टू इम्पोर्ट द गुड्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है वैसी प्रोडक्ट को अगर उसे इम्पोर्ट करना है, ही हैज़ टू अप्लाई कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड. तो कंट्रोलर ऑफ द इम्पोर्ट ट्रेड पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा. जो गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है वैसी प्रोडक्ट अगर मंगवानी है तो. इन दिस एप्लीकेशन नेम ऑफ द इम्पोर्टर, तो ये एप्लीकेशन जो है कंट्रोलर इम्पोर्ट ट्रेड के एप्लीकेशन के अंदर आएगा नेम ऑफ द इम्पोर्टर, एड्रेस, डिटेल ऑफ द गुड्स, इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर, क्योंकि वो पैसे देने के लायक है या नहीं. सामान तो मंगवा दिया पर उसके पास बैंक में बैलेंस है या नहीं, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन. नेम ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कौन सी कंट्री से वो सामान आ रहा है. सो ये सब डिटेल्स कंट्रोलर मांगेगा, तो एप्लीकेशंस के अंदर ये सब डिटेल होगी. इफ़ द ऑफिसर सेटिस्फाइड, अब कंट्रोलर ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड होता है, देन ओनली जो एप्लीकेशन के अंदर डिटेल रखी गई है, देन ओनली ही हैव टू इशू द लाइसेंस. एंड इफ़ द कोटा मैथड इज़ प्रिवेलिंग, और उसमें भी कोटा मैथड है कि इतना ही कोटा आप इसके थ्रू मंगवा सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द कोटा मैथड. द इम्पोर्टर इज़ गिवन अ कोटा सर्टिफिकेट्स डिस्क्राइबिंग द फिक्स कोटा, मीन्स जितने करोड़ का या फिर जितने लैक्स का अमाउंट है उतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेन करेंसी यूटिलाइज हो जाएगा. ओके, जो हमारे एक्सपोर्ट करके जनरेट किया है वो, इसीलिए कोटा मेथड के अंडर में ही इंपोर्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज़ ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज. अब सामने वाली कंट्री का करेंसी और हमारा करेंसी तो अलग होगा, तो इसीलिए उनको फॉरेन एक्सचेंज मंगवाना पड़ेगा. व्हेन द गुड्स आर
to be imported from foreign country, the payment has to be made in foreign currency. क्योंकि बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी के अंदर ही उसका पेमेंट होना चाहिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज. RBI जिसको कहते हैं उसके कंट्रोल में है ये फॉरेन एक्सचेंज. फर्स्ट एप्लीकेशन देनी पड़ती है बैंक के अंदर परमिशन के लिए कि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे सामान. तो रिजर्व बैंक जो है वो एप्लीकेशंस बिफोर ट्रेड मीन्स हम जब ट्रेड करते हैं उससे पहले RBI से परमिशन मांगनी होती है. द बैंक मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इम्पोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस. जो इम्पोर्ट लाइसेंस मिला है उसके बेस पर और जो इम्पोर्टर है उनके एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देते हुए दैट हैव टू बी मेक द एंडोर्समेंट, अप्रूवल करते हैं. देन RBI सैंक्शन द फॉरेन एक्सचेंज. तो जो बैंक के थ्रू ये व्यवहार होने वाला है, जैसे कि RBI तो सेंट्रलाइज्ड है पर उसके हर एक स्टेट के अंदर ब्रांच होती है, तो उसके थ्रू एंडोर्समेंट होता है बैंक के थ्रू और उसमें अप्रूवल होता है. देन RBI हैव टू सैंक्शन द फॉरेन एक्सचेंज, सैंक्शन करती है. इन द एप्लीकेशन फॉर्म हाउ मच फॉरेन करेंसी, कितना फॉरेन करेंसी उसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोटा सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है तो फिक्स्ड कोटा ही मंगवा सकते हैं. तो उसको कितना करेंसी चाहिए, ऑफ विच कंट्री इज़ टू बी शोन इन द US डॉलर. तो कौन सी कंट्री में भेजना है और वो US डॉलर के अंदर वो डिस्क्लोज करना रहेगा. नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग एन ऑर्डर. अब लाइसेंस मिल गया, RBI से परमिशन मिल गई है कि वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल करवा सके. अब है प्लेसिंग एन ऑर्डर. अब हम एक्सपोर्ट कंट्री है उसको हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्टर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. जो टाइप की उसको प्रोडक्ट चाहिए उसके अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होंगे. जैसे कि शूज़ के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बाटा, एक्शन, नाइक एट्सेट्रा. तो वैसे ही एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाले बहुत सारे हैं. एक्सपोर्टर फॉर द डिटेल ऑफ द गुड्स, प्राइस एंड अदर कंडीशंस. तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. एंड द इम्पोर्टर गिव्स द ऑर्डर टू द एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर whose terms and conditions are suitable. तो वो अकॉर्डिंग टू दैट suitable terms and condition वो ऑर्डर देगा. इम्पोर्टर मीन्स हमारे कंट्री का जो भी प्रोड्यूसर है, इम्पोर्टर है, वो बाहर की कंट्री में ऑर्डर देगा कि इतना सामान आप हमें भिजवाओ जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सूटेबल हो. इम्पोर्टर प्लेस द ऑर्डर फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड इंडेंट. जो इम्पोर्टर जो है वो ऑर्डर देता है उसको कहते हैं इंडेंट. द डिटेल रिगार्डिंग द गुड्स, प्राइस, पैकिंग, इंश्योरेंस, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सब उसके अंदर लिखा गया होता है. ओके, जिसको इंडेंट कहते हैं. देन आफ्टर डिस्पैच, लेटर ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट वर्दीनेस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा जाता है. लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स द डॉक्यूमेंट ensuring the exporter regarding the payment of the goods on behalf of the importer. एक्सपोर्टर मीन्स सामने वाली कंट्री के जो एक्सपोर्टर है, सप्लायर है, उनको एश्योरेंस दिया जाता है कि हमारा जो भी कस्टमर है, बैंक जो है, वो दूसरी बैंक के एक्सपोर्टर को हमारे कंट्री की बैंक जो है वो दूसरी कंट्री की बैंक को एश्योरेंस देती है कि हमारा जो इम्पोर्टर है वो आपको पैसा देगा ही देगा, सामान आप भेज सकते हो, उसकी क्रेडिट है.
मीन्स उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसे है, तो दैट इज़ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर, ये बैंक प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्टर डिमांड फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट टू नो द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द इम्पोर्टर। तो एक्सपोर्टर जो होता है, सामने वाली कंट्री का पर्सन है, वो तो अननोन होता है, तो वो डिमांड करता है इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस का। द इम्पोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। तो इम्पोर्टर उसकी बैंक जो होती है वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड होती है, तो वो सबमिट करता है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर इज एश्योर्ड अबाउट गेटिंग हिज मनी। तो एक्सपोर्टर को, सामने वाली कंट्री को ऐसा श्योरेंस हो जाता है कि नहीं, अभी हमें ये पैसा मिलेगा, हम सामान तो भेज दे पर अभी हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन की बैंक ने भी एश्योरेंस दिया है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा विद दिस लेटर ऑफ क्रेडिट। फिफ्थ प्रोसेस इज ऑफ receipts of documents. Exporter sends all required documents to the importer through बैंक। बैंक के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स में जनरली डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं। The next process is to obtain order of receiving goods. Bill of lading is one of the documents received by the importer showing the ownership of the goods. तो importer की ownership का ही है वो goods, वो दिखाते हैं। So that is of bill of lading. The exporter makes endowment on this document for transfer of ownership of the goods in favor of importer. तो सामने वाली कंट्री का एक्सपोर्टर जो है वो हमारे कंट्री के पर्सन को एश्योरेंस देगा कि मैं जब सामान भेजता हूँ तो उसके साथ ओनरशिप भी आपकी हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट हुआ, ओके। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ कन्फर्म, तो इसके लिए भी रिसिप्ट रिसीव्ड करते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी, ओके। क्यों, किसके थ्रू भेजना पड़ेगा? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, दैट इज़ बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग कंपनी का जो ऑफिस होता है वहाँ पर उसको ये देना पड़ता है। द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज़ विद शिपिंग कंपनी। अब ये किसके हवाले हो जाता है? शिपिंग कंपनी के हवाले, ओके। तो एक्सपोर्टर ने रिलीज़ किया गुड्स थ्रू शिप। जनरली शिप में वाटरवेज के थ्रू सामान आता है ऐसा माना जाता है, तो शिप के थ्रू वो रिलीज़ किया और ये हो गया अब शिपिंग कंपनी का। इफ़ द फ्रेट इज़ टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर, अगर फ्रेट चार्जेस है, वन टाइप ऑफ टैक्स, अगर वो पे करना है आफ्टर रिसीविंग फ्रेट, शिपिंग कंपनी मेक एन एंडोमेंट ऑन द बिल ऑफ लेडिंग। तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग बनाती है, गिव द ऑर्डर टू द कैप्टन ऑफ द शिप टू रिलीज गुड्स इन फेवर ऑफ इम्पोर्टर। तो वो शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट करती है कि वो शिप के अंदर सामान आए और वो इम्पोर्टर को वो सामान सही सलामत भेजे। तो बिल ऑफ लेडिंग इज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर। नेक्स्ट इज पेइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो नावाडेज तो जीएसटी है, पर पहले ये इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे करना रहता था। द इम्पोर्टर हैज़ टू पे इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। बाहर से सामान आया तो उसको ड्यूटी टैक्स पे करना ही रहता था। और द गुड्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग आउट द पोर्ट until the import duty is paid or exempted on the duty certificates। तो
पोर्ट के बाहर मीन्स जो बंदरगाह है उसके बाहर वो सामान नहीं भेजा जाता था जब तक उसकी ड्यूटी पे नहीं की जाती थी। या फिर एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट्स, वो प्रोडक्ट एग्जाम्प्टेड है, टेक्स्ट में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो एग्जाम्प्टेड है वो सर्टिफिकेट्स अगर प्रेजेंट नहीं करते तो वो रिलीज नहीं होता है, तो वो देना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है या फिर एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्यूलर इनवॉइस and the certificates of origin of the goods. If excise duty is to be paid, a bill of entire form has to be prepared. तो ये एंट्री फॉर्म बनाया जाता है कि एक्साइज ड्यूटी इसकी पे कर दी है या फिर एग्जाम्प्टेड है। इन दिस फॉर्म कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। अगर ड्यूटी पे करते हैं तो एक फॉर्म फिल करना रहता है, तो उसके अंदर नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम मीन्स जहाज़ का नाम, जैसे टाइटैनिक जहाज़ था उसका नाम था वैसे ही नेम ऑफ द शिप, नेम ऑफ द पोर्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री से सामान आता है तो वो कौन सा पोर्ट है, कौन सी जगह है जहाँ से वो रिलीज़ हो रहा है, नेम ऑफ द एक्सपोर्टर एंड द एड्रेस, जहाँ से वो रिलीज़ हो रहा है वो पर्सन, वो प्रोड्यूसर का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर, जहाँ पर वो सामान पहुँचाना है, क्योंकि शिपिंग कंपनी किसको पहुँचाएंगी, तो उसके लिए टोटल डिटेल ऑफ द गुड्स आर मेंशन, मीन्स सामान की प्राइस कितनी है, वो कितना वेटेज रखता है, दैट ऑल डिटेल ऑफ द गुड्स। एक्साइज इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल ऑफ द फॉर्म, तो ये फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल रखी गई है उसके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी मेजर की जाती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्म। व्हेन द डिसाइडेड ड्यूटी इज पेड, जो डिसाइड की गई ड्यूटी जो है शिपिंग कंपनी के जो भी पर्सन है दैट हैव टू बी डिसाइड, गवर्नमेंट के जो पर्सन है दैट हैव टू बी डिसाइड द ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द गुड्स, गुड्स का डिटेल है उसके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी पे करनी रहती है, और वो ऑफिसर जो है वो कलेक्ट करता है, एंट्री करता है और इम्पोर्टर को वो देता है। दिस गुड्स ऑन विच एक्साइज ड्यूटी इज नॉट पेड आर केप्ट इन बॉन्डेड वेयर हाउस। यू हैव हर्ड अबाउट द बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस मीन्स जो एक जगह है जहाँ पर स्टोर किया जाता है सामान, जब तक उसकी एक्साइज ड्यूटी पे नहीं होती है तब तक वो टेम्पररी गोडाउन में, वेयर हाउस में रखे जाते हैं सामान। देन पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मीन्स जहाँ पर वो रिलीज होने वाला है उसका पेमेंट। द इम्पोर्टर हैज़ टू पे अ सर्टेन काइंड ऑफ चार्जेस यूजिंग द प्लेस वेयर व्हीकल्स आर अराइव्ड, मीन्स जो व्हीकल जहाँ पर आता है, सामने वाले कंट्री ने तो रिलीज़ कर दिया, अब हमारे कंट्री में आता है तो वो जो जगह है जहाँ पर वो व्हीकल आएगा, जैसे कि एयरवेज से आता है, रोडवेज से या फिर सी वे वाटरवेज से आता है, तो जो जहाँ पर पार्क होगा उसका चार्ज लगता है और वो चार्ज को कहते हैं डॉक चार्जेस, तो वो पे करना रहेगा इम्पोर्टर को। इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इक्विपमेंट्स ऑफ दैट प्लेस, तो वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे के चार्जेस पे करने रहते डॉक चार्जेस के अंदर। फैसिलिटीज़ अवेलेबल टिल द इम्पोर्टर गेट पोजेशन, जो फैसिलिटीज़ है सारी फैसिलिटीज़ जब तक इम्पोर्टर अपना सामान ले नहीं लेता है तब तक मिलती है। आफ्टर बोर्डिंग द गुड्स फ्रॉम द व्हीकल्स में से उतर नहीं जाता है तब तक, इम्पोर्टर के पास सामान वो पहुंच नहीं जाता है तब तक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। अ रिसिप्ट इज इशूड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस इज कॉल्ड डॉक रिसिप्ट। डॉक चार्जेस को डॉक रिसिप्ट भी कहते हैं, जो सारे चार्जेस पे करने के बाद मिलता है। गेटिंग पोजेशन ऑफ द गुड्स, अब वो पोजेशन मीन्स वो ओनरशिप ट्रांसफ़र किया था एक्सपोर्टर ने, वो इम्पोर्टर ने एक्सेप्ट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द पोर्ट,
द इम्पोर्टर गेट्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स मीन्स सामान अपने हस्तक करता है. द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज़ टू बी मूव्ड फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस विद इन द सर्टेन टाइम पीरियड. मीन्स फ्रेट अगर चुकाना है तो वो चुका लेगा और बॉन्डेड वेयर हाउसेस में से वो निकाल लेगा और विद इन द टाइम पीरियड. इफ द गुड्स आर नॉट रिमूव्ड सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो अगर वहाँ से रिमूव नहीं करता है तो उसको वहाँ पर रेंट या फिर डैमरेज पे करना रहेगा. एक्स्ट्रा अमाउंट हैव टू बी पेड जहाँ तक वो सामान वहाँ से नहीं निकालता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस. 5 मार्क्स में पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टडी इट वेल. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सपोर्ट प्रोसेस देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.